हेलो एंड वेलकम टू इग्नू BAPSH। तो आज हम BPSC 143 के यूनिट नंबर 5 को देखेंगे, जिसका टाइटल है स्टेट ऑटोनॉमी। तो ये जो पूरा यूनिट है हम इसमें पढ़ेंगे कि स्टेट ऑटोनॉमी होती क्या है, इंडिया में कौन कौन सी ऑटोनॉमी की मांगे उठी, जैसे कि DMK की राजमन्नार कमेटी, अकाली दल, वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम, TDP नेशनल कॉन्फ्रेंस और NNC। तो इन सभी के बारे में आज हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के अकॉर्डिंग देखें तो यूनिट नंबर 3 से ही हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि स्टेट्स और जो सेंटर हैं उसमें हमें डिवीजन ऑफ पावर करके रखा हुआ है, और कुछ सर्टेन एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर कुछ फेडरल यूनिट्स को सर्टेन ऑटोनॉमी भी दी गई है, जहाँ पर वो अपने फैसले खुद भी ले सकती हैं। अब बात करते हैं स्टेट ऑटोनॉमी होती क्या है। स्टेट ऑटोनॉमी का मतलब ये है कि जब एक स्टेट जो है एज अ मेंबर ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, वो ये डिसाइड करती है कि कुछ मैटर्स पर वो इंडिपेंडेंटली एग्जीक्यूट करना चाह रही है, एज आउटलाइन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जहाँ पर ये बताया जाता है कि ये एक इस तरीके की ऑटोनॉमी होती है जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्टेट्स के डे टू डे अफेयर्स में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं किया जाता। सारे मेजर डिसीजंस अगर हम देखें तो वो स्टेट्स द्वारा लिए जाते हैं इन दी 7th शेड्यूल ऑफ इंडिया, जो कि वहाँ पे लिखे गए हैं। तो ये बात हुई हमारी स्टेट ऑटोनॉमी की। अब हम बात करते हैं इंडियन फेडरलिज्म में ऑटोनॉमी क्या है। तो इंडिया की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स हैं, उनके रीजन्स हैं, रीजन्स के भी सब रीजन्स बना के रखे हैं। तो अगर मैं बात करूं इंडिया की, तो क्या आज के टाइम पर हम ये कह सकते हैं कि इंडिया में जो है सभी स्टेट्स में इक्वल टाइप की यहाँ पर डेवलपमेंट है? जवाब होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ कि हरियाणा और जो उत्तराखंड है, क्या दोनों में सेम तरीके का डेवलपमेंट है? जवाब होगा नहीं। फॉर एग्जाम्पल हरियाणा की जो सिटी है गुड़गांव और उत्तराखंड का हरिद्वार है, तो इन दोनों स्टेट्स के अगर मैं एक एक रीजन को भी उठा लूँ तो इनमें भी कोई ना कोई सिमिलरिटी हमें मिलने की ही नहीं। तो इसी अनइवन और इम्बैलेंस्ड डेवलपमेंट की वजह से डिफरेंट स्टेट्स और उनके सब रीजन्स में ये मांगे उठती हैं कि हमें इंडियन फेडरलिज्म में एक स्टेट को ऑटोनॉमी देनी चाहिए। अब जो ये अनइवननेस है हमारे डेवलपमेंट में, उसकी वजह से स्टेट्स में कुछ कॉन्शियसनेस आती है। कॉन्शियसनेस ये कि वो इतनी ज़्यादा लेस डेवलप्ड क्यों है। उन्हें ये लगता है कि ये रीजन हमारा जो है वो इसलिए इतना ज़्यादा बैकवर्ड है क्योंकि सेंटर इसे डिस्क्रिमिनेट करता है, सेंटर ज़्यादा पैसे नहीं देता है, सेंटर इसमें अपनी जो असिस्टेंस है वो नहीं भेजता, अपनी पॉलिसीज़ को यहाँ इम्प्लीमेंट नहीं करता है। तो इन सभी वजहों से जो स्टेट्स हैं वो ऑटोनॉमी की मांग करते हैं। सेवरल इंस्टांसेस में ये भी देखा जाता है कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पर स्टेट को ये सजेस्ट करती हैं कि अगर उन्हें अपना रीजन डेवलप करना है तो उन्हें यहाँ पर ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए और अपने आप को वो गवर्न करें ताकि वो डेवलप हो सकें। और इसी से डिमांड में राइज होता है ऑटोनॉमी का, जहाँ पर स्टेट्स जो हैं वो अपने रिसोर्सेज पर पूरी तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं फॉर द डेवलपमेंटल प्रोसेसेस। अब ऑटोनॉमी को पाने के लिए कुछ स्टेट्स जो होती हैं वो स्पेशल स्टेटस की मांग करती हैं, कि जैसे हम देखें तो जम्मू कश्मीर को पहले स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था, उसका अलग झंडा था, उसका अलग संविधान चलता था, तो ये सब उनकी चलती हैं। वहीं कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जहाँ पर जो स्टेटस है उसे इस तरीके से दिया जाता है कि जो भी डिसएडवांटेज स्टेट्स हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा कुछ असिस्टेंस दिया जाता है, और जो भी टैक्स स्टेट सेंटर को भरती हैं उसमें कुछ एग्जेम्पशन यानी छूट दे दी जाती है। ये है ऑटोनॉमी इन इंडियन फेडरलिज्म। अब हम बात करते हैं कि डिमांड इंडियन स्टेट्स की क्यों बढ़ी ऑटोनॉमी के लिए। तो 1967 से अगर हम देखें तो 4 जनरल इलेक्शंस 1967 में हुए, जहाँ पर जो स्टेट और सेंटर के रिलेशंस थे वो हारमोनियस थे। मतलब स्टेट्स और जो सेंटर थी वो बहुत ही आराम से अपना काम कर रही थी, क्योंकि डबल इंजन की सरकार कांग्रेस की उस समय पर डोमिनेट किया करती थी, जहाँ पर स्टेट्स और सेंटर में कांग्रेस की सरकार रहती थी। लेकिन 1967 के जो जनरल इलेक्शंस हुए उसमें इसमें टर्निंग पॉइंट आया, जब इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस और फेडरल रिलेशंस में थोड़ी दूरियां बढ़ने लगी, जहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी थी वो 9 स्टेट्स में अपने इलेक्शंस हार जाती है, और कांग्रेस पार्टी की जो मेजोरिटी होती है लोकसभा में वो भी कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाती है। अब इस तरीके के डेवलपमेंट्स होते हैं वो ऑटोनॉमी की डिमांड्स जो रीजनल पार्टीज उठाती हैं
उनको और बड़ा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। और रीजनल पार्टीज डिफरेंट स्टेट्स में अब पावर में आने लगती हैं। अब रीजनल पार्टीज के आने की वजह से जो एग्जिस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल फेडरल स्कीम होती है वो यहाँ पर प्रॉब्लम ऑफ स्टेट्स को बताती है कि देख लो भाई, तुम्हारे राज्य में हमारी स्टेट्स में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, हमारी नीड्स ये हैं, तुम इसे फुलफिल करो। और ऐसे धीरे धीरे करते करते मैक्सिमम ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स की डिमांड जो है वो यहाँ पर बढ़ने लगती हैं ऑन द नेम ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसी के सिलसिले में बात करते हैं पहली यहाँ पर ऑटोनॉमी मांग की या डिमांड की, जो कि है डीएमके राजमन्नार कमेटी। डीएमके की फुल फॉर्म है द्रविड़ मुनेत्र कझगम। तो जो रीजनल पार्टीज होती हैं, डीएमके जो है वो यहाँ पे कांग्रेस, ये तमिलनाडु की पार्टी है, और ये ऑटोनॉमी को डिमांड करती है, जहाँ पर इसे ज़्यादा पावर चाहिए होती हैं और फिजिकल रिसोर्सेज मतलब पैसे वाली जो चीज़ें हैं वो भी इसे ज़्यादा चाहिए होती हैं। डीएमके जो कि तमिलनाडु की पार्टी है, वो तमिल लिंग्विस्टिक और कल्चरल नेशनलिज्म को कंबाइन करते हुए एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट फॉर ऑटोनॉमी चलाती है। अर्ली 1960s में ये देखा जाता है कि जो डीएमके है वो तमिलनाडु को एक सॉवरन स्टेट बनाने की बात करती है कि भैया तुम तमिलनाडु को अलग ही कर दो, इंडिपेंडेंट घोषित कर दो इसे। उसके बाद इनकी डिमांड और ज़्यादा बढ़ जाती है। और ज़्यादा बढ़ने का जो मतलब होता है वो ये कि तमिलनाडु जो पहले कह रहा था कि हमें अलग कर दो, अब तमिलनाडु के साथ साथ ये मांग करते हैं कि आंध्रा, केरल और जो कर्नाटक है इसको भी तुम तमिलनाडु के साथ अलग कर दो और एक अलग देश बना दो जिसका नाम होगा द्रविड़ नाड। ये जो पूरा मूवमेंट है यहाँ पर ये डीएमके जो है वो चलाती है। अब इस मूव की वजह से जो देश होता है उसके ऊपर एक थ्रेट बनता है कि उसकी इंटेग्रिटी पे सवाल उठने लगते हैं कि हमारा देश एकजुट कैसे रह सकता है। और इन सभी इंक्रीजिंग सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज को देखते हुए उस समय की 1960s की यूनियन गवर्नमेंट एक 16th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाती है, जहां पर इन सभी टेंडेंसीज को कर्व करने की बात की जाती है। जब ये बिल एक्ट बनता है, इसे एंटी सेसेशन बिल कहा जाता है, जिससे कि सेपरेटिस्ट और जो सेक्सेशनिस्ट टेंडेंसीज जो इंडिया की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और इंडिया की सॉवरेनिटी को यहाँ पर हार्म करने की कोशिश करती हैं, इनको हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं। और ये बिल जैसे ही पास होता है, डीएमके अपनी जो डिमांडें हैं उनको सॉफ्ट करने लग जाती है, इनको ठंडे बस्ते में फेंकना चालू कर देती है। आगे जाके 1969 में जो तमिलनाडु की सरकार है जो कि डीएमके पार्टी चलाती है, वो एक 3 मेंबर की कमेटी बिठाती है अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीवी राजमन्नार, ताकि सेंटर स्टेट रिलेशंस को यहाँ पर स्टडी किया जा सके और कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को सजेस्ट किया जा सके ताकि उनकी स्टेट को ग्रेटर ऑटोनॉमी मिल सके। जो दूसरे मेंबर्स होते हैं इस कमेटी के वो होते हैं लक्ष्मण स्वामी मुदालियार और पी चंद्र रेड्डी। अब जो राजमन्नार कमेटी होती है वो कुछ रिकमेंडेशंस देती है। पहला रिकमेंडेशन ये कि आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट रूल को हटा दो। दूसरा, प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दो। और फाइनेंस कमीशन को एक परमानेंट बॉडी बना लो। तो फाइनेंस बॉडी आज के टाइम पर अगर हम देखते हैं तो प्रेसिडेंट जो है वो हर स्टेट के लिए हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन करते हैं। ये पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है। तो इस रिकमेंडेशन में ये कहा जाता है कि इसको परमानेंट बॉडी बना दो। ये नहीं कि हर 5 साल बीते चलो भाई अब दूसरी आएगी, नहीं, एक परमानेंट बॉडी बनाओ। और इसमें जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो स्टेट लिस्ट में है या यूनियन कंकरेंट लिस्ट में है, उसमें जो भी सब्जेक्ट्स हमारी स्टेट की ऑटोनॉमी के लिए बढ़िया हैं वो सारे इसमें डाल दो। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये राजमन्नार कमेटी में रेकमेंड की जाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास अकाली दल अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन। शिरोमणि अकाली दल के नाम से हम इसे जानते हैं, जो कि एक पंजाब की रीजनल पार्टी है और इसका स्ट्रॉन्ग वोटर बेस सिख हैं पंजाब के। मास्टर तारा सिंह की लीडरशिप में ये जो पार्टी है वो काम करती है। और एक अगर हम तारा सिंह जी की बात करें तो वो एक पॉलिटिकल और रिलीजियस लीडर माने जाते हैं, जहाँ पर वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के यहाँ पर ऑर्गेनाइजर भी माने जाते हैं। अब तारा सिंह की लीडरशिप में जो अकाली दल है वो सिखों के लिए एक सोवरन स्टेट की मांग करता है इन 1960s। अब उसके बाद संत फतेह सिंह की लीडरशिप में बहुत सारी मूवमेंट भी चलाई जाती है पंजाब सूबे को बनाने के लिए, जहाँ पर जो पंजाबी बोलने वाले लोग हैं उनके लिए एक सेपरेट स्टेट की मांग की जाती है। और जो सरदार फतेह सिंह हैं वो इसके लिए एक आमरण अनशन भी करते हैं ताकि पंजाब सूबा बनाया जा सके। और उस समय की जो सेंट्रल सरकार होती है वो इस डिमांड को एक्सेप्ट भी कर लेती है, लेकिन
वो सभी डिमांड्स जो सिखों द्वारा रखी जाती हैं गवर्नमेंट के सामने, वो उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाती। और शिरोमणि अकाली दल इसी के बिहाफ पर एक रेजोल्यूशन पास करता है, जहां पर वो मांग करता है कि हमें ग्रेटर ऑटोनॉमी चाहिए, और इस कॉन्फ्रेंस को नाम दिया जाता है बटाला कॉन्फ्रेंस ऑफ 1968। उसके बाद अक्टूबर 1973 में अकाली दल एक और रेजोल्यूशन को अडॉप्ट करता है, जहां पर रिलीजियस और पॉलिटिकल डिमांड्स दोनों को ही मिलाकर रखा जाता है अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट। ये जो पूरा रेजोल्यूशन की मीटिंग होती है, ये आनंदपुर साहिब में होती है, और इसी के नाम पर इस पूरे कांड का नाम लिखा गया है, जो कि है आनंदपुर साहिब रेजोल्यूशन। अब इस रेजोल्यूशन में ये डिमांड किया जाता है कि तो ये जो पूरा आनंद साहिब रेजोल्यूशन होता है, इसमें डिमांड की जाती है कि सेंटर की जो पावर है, वो सिर्फ कुछ एस्पेक्ट्स पर ही हमें सीमित करके रखनी चाहिए, जैसे कि डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, कम्युनिकेशंस, करेंसी एटसेट्रा। जो बाकी दूसरी पावर्स हैं, वो हमें सीधा सीधा स्टेट्स को दे देनी चाहिए, ताकि स्टेट को ऑटोनॉमी मिल सके। उसके बाद जो अकाली दल के लीडर हैं दूसरे, गुरनाम सिंह, वो भी एक रेजोल्यूशन पास करते हैं जब वो चीफ मिनिस्टर बनते पंजाब के। और इस रेजोल्यूशन में वो डीएमके के लीडर करुणानिधि को भी बुलाते हैं लुधियाने में, और डिस्कस करते हैं ऑटोनॉमी को। तो ये जो है, ये पूरा आनंदपुर साहिब का रेजोल्यूशन है। अब आता है हमारे पास वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। अब जो लेफ्ट की सरकार 1977 में बंगाल में चलती है, वो एक मेमोरेंडम को अडॉप्ट करती है, जहां पर सेंटर स्टेट के रिलेशंस को रीअरेंज करने की बात की जाती है, और ये अपने जो रिकमेंडेशन है, वो सेंटर को सौंपती है उनके कंसिडरेशन के लिए। जहां पर ये पॉइंट आउट किया जाता है कि जो सेंटर है, वो कैसे स्टेट्स में एनक्रोचमेंट्स के जरिए अपने पावर को धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है, और जो स्टेट के रिसोर्सेज पर उनकी पावर होनी चाहिए, वो भी उनसे छीनी जा रही हैं। और इसी के चलते यहाँ पर जो ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट्स है, वो इरोड होती जा रही है, और इसीलिए इस मेमोरेंडम को हम लेके आए हैं, ताकि हम अपनी ऑटोनॉमी को सेफगार्ड कर सकें। जो वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम होता है, उसमें ये स्टेट किया जाता है कि आर्टिकल 356 जो है, यानी प्रेसिडेंट रूल, उसको एंटी फेडरलिज्म का इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज किया जाता है, जिससे कि जो फेडरल सिस्टम है, उसकी यहाँ पर कहीं ना कहीं उसको क्वेश्चन किया जाता है कि जो प्रेसिडेंट हैं, वो यहाँ पर अपने हिसाब से रूल करने की कोशिश करते हैं, और स्टेट्स की सारी पावर जो है वो चली जाती है। तो ये जो हमारा आर्टिकल 356 है, इस वेस्ट बंगाल के मेमोरेंडम में हमें बताया जाता है कि हमें इसका कम से कम यूज़ करना चाहिए, और इसे एक एंटी फेडरल इंस्ट्रूमेंट की तरह भी यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पर जो प्रेसिडेंट हैं, वो अपनी मनमर्जी से स्टेट को कंट्रोल करके रखते हैं। देयरफॉर आर्टिकल 356 और 357 जो है, जहाँ पर प्रेसिडेंट को पावर है कि स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली को डिसॉल्व करने की, ये सारी पावर्स को डिलीट कर देना चाहिए। तो ये होता है हमारा वेस्ट बंगाल मेमोरेंडम। अब बात आती है टीडीपी की विजयवाड़ा कॉन्क्लेव की। तो जो टीडीपी है, वो 29 मार्च 1982 को एन टी रामाराव द्वारा यहाँ पर इस्टेब्लिश की जाती है, जो कि उस समय के एक फेमस फिल्मी सितारे होते हैं। ये हिंदू माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स का रोल प्ले करते हैं, जैसे कि भगवान श्री राम, कृष्ण, कर्ण एटसेट्रा। अब इन रोल्स की वजह से वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी में ये अपने आप को चैंपियन बना लेते हैं, मतलब अपने आप को हम ये देख सकते हैं कि वीकर सेक्शंस के मसीहे से बन जाते हैं। अब जो टीडीपी ये फाउंड करते हैं, उनका सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है, वो ये होता है कि हमें फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए, जहाँ पर जो स्टेट्स की ऑटोनॉमी है, उसको ज़्यादा पावर देनी चाहिए, और उसको ज़्यादा फिजिकल रिसोर्सेज भी देने चाहिए, ताकि जो सेंटर है, सिर्फ उसी का ही सारा हक ना हो स्टेट के पैसे पर, कुछ स्टेट की भी स्टेक होनी चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर गवर्नर की पोस्ट को एबॉलिश करने की भी बात की जाती है, क्योंकि गवर्नर को एजेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट कहा जाता है, जो कि सेंटर के भी आप पर काम करता है। देन उसके बाद जो टीडीपी के लीडर हैं एन टी रामाराव, वो एक ओपोजिशन पार्टीज की मीटिंग भी बुलाते हैं विजयवाड़ा में, मई 1983 में, जिसको हम विजयवाड़ा कॉन्क्लेव के नाम से जानते हैं। इस मीटिंग के बाद जो ओपोजिशन लीडर होते हैं, वो एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करते हैं, जहाँ पर एक कहा जाता है कि सदर्न चीफ मिनिस्टर जो भी हैं, वो सारे बेंगलोर में आए, जो कि यूनियन और जो स्टेट के रिलेशंस हैं, उसकी डिस्कशन के लिए यहाँ पर इन्हें बुलाया जाता है। और बस यही, ये ऑटोनॉमी की बात ही करते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करते। ये हुआ हमारा टीडीपी का विजयवाड़ा कॉन्क्लेव। अब हम बात करते हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस श्रीनगर की।
अब अक्टूबर 1983 में 50 लीडर्स 17 पॉलिटिकल पार्टीज में से एक जगह श्रीनगर के कॉन्क्लेव में मिलते हैं, जो कि इस मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाते हैं फारूक अब्दुल्ला साहब। अब फारूक अब्दुल्ला जी जो हैं वो उस समय के जम्मू कश्मीर के सीएम हुआ करते थे। अब इसमें भी ज़्यादा कुछ नया ही नहीं हुआ, सब सेम ही हुआ। जहाँ पर जो डीएमके है, टीडीपी, अकाली दल, रिपब्लिकन पार्टी, आसाम जातीयवादी पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, लेफ्ट की पार्टियां जो हैं वो सभी मिलकर एक ही बात को अपना मुद्दा बनाती हैं कि जो फेडरलिज्म है उसमें हमें मोर ऑटोनॉमी चाहिए, ताकि स्टेट्स भी खुद के डिसीजंस ले सके और यहाँ पर डेवलपमेंट हो सके और स्टेट्स को अपने जो राइट्स हैं वो भी मिल सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास नागा नेशनल काउंसिल एंड मीजो नेशनल फ्रंट। अब 1950s से अर्ली 1960s तक जो नागा और जो मीजो लोग होते हैं वो भी अपने अपने रीजन्स में कुछ ऑटोनॉमी मूवमेंट चला के रखते हैं। इसी के बीच नागा नेशनल काउंसिल जो है वो स्ट्रांगली ये एडवोकेट करती है कि नागा हिल्स का जो पूरा एरिया है हमें उस पर अनलिमिटेड ऑटोनॉमी चाहिए, मतलब उस पर सिर्फ हमारा ही रूल चलेगा, वहां पर सेंटर का कोई दखल अंदाजी नहीं होना चाहिए। सिंपल सा मतलब इसका ये है। एजी फिजो के लीडरशिप के अंदर ये जो एनएनसी है वो एक कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग करती है, जहां पर जो नागा है वो ये कहता है कि जो नागा लोग हैं वो इंडिया के एथिकल और कल्चरल दोनों ही तरीकों से बिल्कुल ही अलग हैं, बिल्कुल ही मतलब ये कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम इंडिया से तो बिल्कुल ही अलग चलने वाले लोग हैं, और इसीलिए हमें इनसे कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। उसके बाद जो मिज़ो नेशनल फ्रंट वाले लोग हैं एनएनसी की तरह ये भी एक मांग करते हैं कि भैया जो ये मिजोरम वाला एरिया है इसमें तो हम रहते हैं, और हम भी कल्चरली देखें और एथनिकली देखें तो हम पूरे मेन स्ट्रीम इंडिया से अलग चलते हैं, तो हमें भी अलग दे दो। तो ये भी सारी चीज़ें ये कहते हैं कि हमें भी इंडिपेंडेंट स्टेट बनानी है, और इनकी जो सारी आ, अपना जो मूवमेंट है वो चलता है लाल डेंगा नाम के एक लीडर के अंदर। यही है सारी हमारी इंडियन ऑटोनॉमी मूवमेंट्स जिनके बारे में आज हमने चर्चा की, और यही है इस यूनिट का पार्ट 1। थैंक यू सो मच।